हमारी गुफ्तगू के दौरान मैंने इन लम्हात का भी जिक्र किया जो मैंने इसके साथ छत पर गुजारे थे। वो बहुत शर्मिंदा हुई और आंखें नीची कर लीं। मैंने इसके अधूरे वादे का भी जिक्र किया जिसे सुनकर वो उठकर सीधी किचन में चले गए। मैं दिल दिल में सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया है। शायद इतनी जल्दी करना ठीक नहीं था, लेकिन जब मुलाकात दिमाग में हो तो बेचैनी कुदरती तौर पर होती है। वैसे भी मैं इस मैदान में अब भी नया खिलाड़ी था। तीर कमान से निकल चुका था। अब सिर्फ इसका रद्द-ए-अमल आगे की राह हमवार करेगा। वो अपनी माँ और माया जी के साथ चाय और नाश्ता लेकर आई। इस दौरान मेरी नजरें 2-3 बार सीमा से मिलीं। आखिरकार जाते हुए सीमा की अम्मी ने कहा, बेटा जब भी दिन में फारिग हो तो सीमा को वक्त देना, वो तुमसे कुछ सीख लेगी। मैं इसे देखकर मुस्कुराया और इस बार वो भी मुस्कुरा दी। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया और उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। रात को जब मुझे पिछले साल सीमा के साथ गुजारे गए वो गहरे लम्हात याद आए तो ये सब सोचकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। मैंने अपने ख्यालों में सीमा से मुलाकात की। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। आमतौर पर रात के इस वक्त मेरे कमरे में कोई नहीं आता था। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। माँ जी प्याले में रसगुल्ले लिए खड़ी थीं। मैंने पूछा, इतनी रात गए? इसने कहा, तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए लाए थे। इसने खुद इसरार किया कि मैं इसे फौरन मानस को दे दूं, वो सोया नहीं होगा। माया जी ने मेरी बेचैनी को पहचान लिया था। मुझे रस का प्याला देने के बाद अचानक इसने मेरी पेशानी पर अर्जुन का पानी देखा। इसने कहा, ये पेशानी पर टैटू क्या है? उसने कहा, ये पेशानी पर टैटू किया है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता इसने हाथ बढ़ाकर पूछ दिया। ओहो, क्या हुआ? इसे एहसास तक नहीं था किसने किस चीज को छुआ है। माया जी ने अपनी साड़ी के पल्लू पर हाथ साफ किया। वापस जाते हुए मैंने देखा कि इसने अपनी उंगलियां नाक के पास ले लीं, गोया ये पहचानना चाह रही थी कि ये क्या है। मुझे 2-3 साल बाद मालूम हुआ। इसे सुनकर माया जी ने पहचान लिया था। हाथ चलाकी के दौरान कुछ वाक़यात या हादसात ऐसे होते हैं कि वो हमेशा याद रहते हैं। इनमें से एक था। हमारे घर जगह की फरावानी की वजह से मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे छुपन छुपाई खेलने आते थे। सीमा का भाई अकील, साहिल, पड़ोसी रोहान, रिया अहम थे और बाद में छाया भी इनके साथ शामिल हो गई। बचपन में सीमा और मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। अगरचे हम अब थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन बच्चे फिर भी हमें इनके साथ खेलने को कहते रहे। देहात से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग जानते होंगे कि दोपहर को खाना खाने के बाद तमाम बुजुर्ग आराम करते हैं और ये वक्त हमारे बच्चों के खेलने के लिए मौजू होता है।
हम सब इस वक्त इकट्ठे होकर कई तरह के खेल खेलते थे, कभी लूडो, कभी चाइनीज चेकर्स और कभी छुपन छुपाई खेलकर मजा आता। सीमा के भाई अकील और साहिल बहुत मासूम थे। इन्हें छुपने और छुपाने में ज्यादा मजा आता था। रोहान बच्चों में सबसे छोटा था। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे, बड़े भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अगले दिन मैं नाश्ता करने के बाद अपने बिस्तर पर लेटा सीमा के बारे में सोच रहा था कि नीचे से नमस्ते आंटी की मीठी आवाज आई। मानस कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में ऊपर होगा। ठीक है आंटी, मैं वहां चली जाती हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीमा इतनी जल्दी चली आएगी। मैंने फौरन किताब हाथ में लिए तकिए के नीचे रखी और इसका इंतजार करने लगा। सीमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा आओ। वो कमरे में दाखिल होते ही बोली, कमरा बहुत खूबसूरत है। मैंने भी इसे छेड़ा, तुमसे ज्यादा नहीं। वो हंसने लगी। वो अपने हाथ में एक डायरी और किताब लेकर आई थी। मैंने इसे बैठने के लिए कुर्सी छीनी और मैं भी एक स्टूल खींचकर इसके करीब बैठ गया। वो बोली, तुम कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं ठीक हूँ। मैंने लड़कियों की इज्जत करना सीख लिया था। मुझे बताएं कि मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान किन अबवाब पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझ गया वो भी पढ़ाई में संजीदा है। मैंने इसे बहुत से मशवरे दिए और अपने इल्म के मुताबिक इसकी मदद की। इसने अपनी डायरी में मेरी तजावीज़ लिखी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बारे में बताने लगी। वो अब बातूनी हो गई थी। इसने मुझे अपने स्कूल, अपने दोस्तों और अपनी हर आदत के बारे में बताया। गुफ्तगू के दौरान अक्सर इसका चेहरा खिड़की की तरफ रहता। कभी कभी वो मेरी तरफ देखती, लेकिन फौरन अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेती। शायद वो आंख मिलाकर बात करने में आरामदेह नहीं थी। जब वो खिड़की की तरफ देख रही थी तो मेरी नजरें इसको देख रही थीं। सीमा के बाल इसके कंधों तक पहुंच रहे थे। दो अफराद की एक साथ बैठने और एक दूसरे से बात करने वालों की ज़हनी हालत मुख्तलिफ हो सकती है, जबकि सीमा अभी भी पढ़ाई पर मरकूज थी। अचानक सीमा ने अपनी नजरें मेरी तरफ फेर ली और मेरी नजरें नीचे की तरफ मुड़ गईं। इसने बराह रास्त सवाल किया, आप वहां क्या देख रहे हैं जिसे दिखाने का तुमने वादा किया था? अचानक मेरे मुंह से निकला। ये जवाब गैर मुतवक्को था। मैंने भी ये बात सोच समझ कर नहीं कही। वो बुरी तरह शर्मा गई। ना वो और ना ही मैं कुछ कह सके। हम दोनों तकरीबन 1 मिनट खामोश रहे। अचानक सीढ़ियों पर बच्चों के आने की आवाज आई। जैसे ही साहिल दरवाजे पर पहुंचा, इसने कहा, अरे सीमा दीदी भी यहाँ है, सब नीचे आओ, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। बच्चे का हुक्म सुनकर सीमा खुश हो गई और उठकर नीचे जाने लगी और खामोशी तोड़ते हुए बोली, तुम भी चलो। हम दोनों में बहुत कुछ बदल गया था। सीमा समझदार हो गई थी। मैंने खुद मुलाकात और इससे मुतल्लिका सरगर्मियों में काफ़ी इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन आज के हालात में हमें ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं, ये सवालिया निशान था। हम सब नीचे आ गए। शायद आप में से कुछ लोगों ने गांव में वक्त गुजारा होगा। वो गांव के घरों और इनके आसपास की जगहों जैसे गौशाला वगैरह से वाकिफ होंगे।
मेरे घर के सामने एक बड़ा गौशाला था। इसमें 3 कमरे थे। 2 कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक कमरा अलग था। मुंसलिक कमरे में से एक में भूसा और चारा रखा हुआ था और इस कमरे में काफी अंधेरा था। इसके साथ वाले कमरे में पुरानी शेल्फें पड़ी थीं। गौशाला के सामने आम और नीम के दरख्त थे। सीमा का घर हमारे गौशाला के बिल्कुल पीछे था। छिपने की जगह दोनों कमरे थे। एक दरख्त के पीछे चबूतरा, सिंहन और सीमा के घर का बैरूनी कमरा। इसमें हरी भरी शेल्फें भी थीं, जिनके पीछे एक पुरानी चारपाई भी थी, जिसके पीछे कोई भी छुप सकता था। सीमा गौशाला के हालात से वाकिफ थी। ये खेल हम बचपन में भी खेला करते थे। सीमा और मैं बचपन से ही ये खेल खेल रहे थे। अंधेरी छतों वाले कमरे के साथ वाला कमरा सिया और मेरी छिपने की पसंदीदा जगह थी। शहजादे और जख्मी शहजादी का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने खुद बारी देना कबूल किया। तमाम बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर छुप गए। खेल से लुत्फानंदोज होते हुए मैंने पहले छोटे रूहान को ढूंढा और फिर बाकी सबको। इस बार सबसे छोटा रूहान बारी दे रहा था और छुपने की बारी हमारी थी। सब बच्चे अपनी अपनी जगह छुप गए। मैंने सीमा को राहदारी की दूसरी तरफ कमरे की तरफ जाते देखा था। ये ऐसी जगह थी कि कोई छोटा बच्चा वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं भी सीमा के पीछे चल पड़ा। सीमा ने मुझे आते देखा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रही। मैंने बड़ी अलमारी के पीछे कुछ हरकत महसूस की। मैंने पीछे से जाकर सीमा को पकड़ लिया। मैंने अपना एक हाथ इसके मुंह पर रखा ताकि वो शोर ना करे। सीमा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा, कुछ मत बोलो, रूहान पकड़ लेगा। इस वक्त मेरा एक हाथ सीमा के मुंह पर और दूसरा नीचे था। सेकंडों में हमें अपनी सूरत हाल का अंदाजा हो गया। मैंने महसूस किया कि सीमा भी बेचैन थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।